प्रावधानों से प्रदेश के सोलर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। राजस्थान माइन सेक्टर में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बजट में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी पूंजीगत सामान के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे राजस्थान के खनन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये घोषणाएं अग्रणी राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये वस्त्र विस्तारण योजना बुनकरों को काम मिलेगा। यहाँ पर वस्त्र निर्यात करने में हिंदुस्तान बहुत आगे है, जिससे हमारा पश्चिमी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं और जयपुर तक यहाँ ऐसा निर्माण हो रहा है जिसको हम बाहर बेचते हैं। तो बाहर जब बेचेंगे तो रेवेन्यू प्राप्त होगी हमारे यहाँ के और उद्यमी को। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बजट की। बजट 2026-27 राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित सभी जिलों में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार के मंत्री पहुंचे हैं और बताया है कि क्यों महत्वपूर्ण है ये बजट। तो चलिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ विनीत बंसल साहब हैं, बजट विश्लेषक। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, भाजपा से हमारे साथ नवनीत राजपुरोहित जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं बंसल सर आपके पास में आना चाहूँगा, क्या मानना आपको बजट को लेकर के? क्या कुछ खास इसमें दिशा तय हो सकती है? क्योंकि अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने काफ़ी लिख भी दिया है। सर मैं देखूं, अगर एक मध्यम वर्गीय नजरिए से देखता हूं, जहां से मैं आता हूं, तो मुझे कुछ मिला नहीं इस बजट से। एक उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ रिवीजन होगा, शायद 1-1.5 लाख रुपए बढ़ जाए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अपेक्षा ही रह गई, उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। अब अगर हम देखें तो ये बजट काफी ऊपर से निकल गया। जैसे कहते हैं ना, रनवे के ऊपर वो टच डाउन करके फ्लाइट ऊपर से निकल जाती है और आम आदमी सिर्फ मूक दर्शक बना रह जाता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जो भी आम आदमी की अपेक्षाएं हैं बजट उस पर नहीं आया। मैं इसमें काफी उम्मीद कर रहा था, जिस तरह से अगर हम प्रधानमंत्री के पिछले 1 वर्ष के भाषणों को देखें, जो उन्होंने वित्तीय स्कीम्स पर अपनी बातें रखी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भारत को स्वावलंबी बनाने के दिशा में जरूर कुछ घोषणाएं होंगी जो नहीं हुई। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सकती थी, उसमें 80 से 90% की अगर छूट देते तो जनमानस इसके प्रति जाता। जिस तरह से राजस्थान से हम आते हैं, जहां पानी की इतनी किल्लत है, ग्राउंड वाटर लेवल नहीं है, ऐसी कोई मूलभूत सुविधाएं सरकार ने नहीं दी। वही रटा रटाया एक कि जैसे कुछ 2-4-5 अच्छे शहर हैं, उनको पुनः विकसित किया जाएगा धार्मिक आधार पर, इस आधार पर टूरिज्म को बड़ा रूप दिया जा रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याएं आज भी वहीं की वहीं हैं। सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई। अगर मैं कहता हूं ईवी व्हीकल्स, आम आदमी बहुत ज्यादा इनकी तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत उम्मीद थी कि 10 से 20% टैक्सेशन में या कोई ना कोई रियायत मिलेगी, ऐसी कोई रियायत नहीं देखी गई। हाँ, 7 नए रेल मार्ग, 20 जल मार्ग जिनकी घोषणाएं की गई हैं, वो कब तक पूरे होते हैं देखना पड़ेगा। और सोचने की बात है कि जो टैक्सेशन स्लैब 2025 जो था, उसमें 120 से ज्यादा सरकार ने अमेंडमेंट्स किए। तो ये दिखाता है कि या तो वो जो लास्ट ईयर इन्होंने टैक्सेशन स्लैब निकाला था उसमें कुछ कमियां रह गई, या इन्हें अपने ही निर्णयों पर यकीन नहीं है जो इतने अमेंडमेंट्स करने पड़े, जो कि आज तक कभी हुए नहीं है। तो सरकार 2 कदम आगे चलकर ऐसा लग रहा है 1 से 1.5 कदम पीछे आ रही है। तो ये तो धीमी गति के समाचार हैं, मुझे इससे ज्यादा इसमें उम्मीद अभी कुछ लगी नहीं धरातल पर। जी चलिए, जितेंद्र गोयल साहब हमारे साथ में हैं, मंत्री हैं भारतीय उद्योग व्यापार
मंडल के व्यापार उद्योग को सर क्या दिशा मिल सकती है इस बजट से? ये एक जो बजट है इसके परिणाम बहुत स्लो आपके सामने आएंगे। ये मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ जो जिन चीजों के तुरंत परिणाम आने वाले हैं, जैसे उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को जैसे पैसा दिया है, या फिर मैं कहूँ पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना काल के बाद कई ऐसा व्यापारी था जो बहुत परेशान था, जो बंद हो चुके थे व्यापारी, उस एमएसएमई के लिए पहली बार प्रावधान रखा गया 10,000 करोड़ का कि जो एमएसएमई बंद हो चुके। अभी तक क्या हो रहा था कि नए की बात हो रही थी कि हम नए जो एमएसएमई जाएंगे उनको हम ये देंगे, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पहली बार जो धंधा बंद हो चुका है, जिन व्यापारियों का कोरोना काल किसी कारण से कुछ जो यूनिट से बंद हो रही है, उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जो विजन है, जो सरकार का विजन है, वो बड़ा है, दूर का है। जब हम बात करते हैं कि हम अमेरिका से तुलना करते हैं, हम जो विकसित देश हैं उनसे तुलना करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक प्लानिंग के थ्रू वहां काम हुआ है। तो आप और मैं अगर धरातल पे बात करें, जब प्लानिंग के थ्रू काम होता है ना, तो वर्तमान वो काम धीरे होता हुआ दिखाई देता है। मुझे प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है। हाँ, मैन्युफैक्चरर्स जो यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा देना चाहिए, इस विषय पर इस जो है बजट के अंदर काम किया गया, जिसमें दूरगामी परिणाम आपके सामने आएंगे। आपका कहना है कि थोड़ा स्लो है, लेकिन फ्यूचर में इसका इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन व्यापारी को क्या चाहिए था कि दोनों इंपैक्ट, तुरंत राहत भी मिले और थोड़ा सा आगे का भी प्लान हो, तो वो दिखाई दे रहा है कि तुरंत तुरंत आप लोगों को जो राहत मिलती है वो यहाँ पे सैक्रिफाइस करेंगे या फिर आवश्यकता थी? देखिए, 2-3 विषय थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुरंत राहत दी। जैसे एमएसएमई सेक्टर, मैंने कहा कि कई जगह पैसा दिया गया है। हाँ, पैसा 10,000 करोड़ तो पुराने वालों को दिया, नए को भी नया पैसा जो है, काफी पैसा एमएसएमई सेक्टर को बहुत दिया गया है। मैंने कहा ना, पहले से जो विजन है जो यूथ को लेके, क्योंकि मैं जहां तक जब एज उद्यमी में बात करूं, तो जो यूथ को, जो व्यापारी है, खासकर जो ना प्लानिंग के लिए जो पैसा दिया गया, वो निश्चित रूप से जो है फायदेमंद होगा। और अभी वर्तमान में भी 10,000 करोड़ मुझे लगता है कि ऐसा अमाउंट है। और अगर अपन होलसेल बात करें तो आप देखेंगे कि 10 लाख करोड़ के नए निवेश की, जो कि उद्यमी है, नया यूथ उद्यमी, उसके लिए एक पैकेज बनाया गया। शायद जिस पर नजर किसी की, बहुत बड़ा अमाउंट 10 लाख करोड़ का अमाउंट होता है। आप देखेंगे उसमें 10 लाख करोड़ का भी एक जो ना नए निवेश जो आ रहे हैं, उन पर एक योजना बनाई गई है। तो वो धरातल पे आएंगे, उनका निश्चित रूप से प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। जैसे कैसे है, आपने कहा कि 10 लाख करोड़ के निवेश की इसमें रोड मैप बनाया, बिल्कुल इस सेक्टर में इस सभी एमएसएमई के लिए बनाया गया, जो यूथ है, जो नए जो सेक्टर है, उनके लिए बनाया गया। टोटल जो निवेश का जो फंड बनाया गया, मैं नए सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना मतलब जो पूरा फंड बनाया गया है, वो 10 लाख करोड़ का, वो निश्चित रूप से लाभकारी जो है व्यापारियों के लिए हितकारी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात बिल्कुल, कर रहे हैं, जल मार्ग हैं, फेड कॉरिडोर हैं, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यापारी को फायदा पहुंचने वाला है ना। आज कोई भी चीज, आज मैं कहता हूं पर्यटन की बात करते हैं, एक पर्यटन एक बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन उसका फायदा हर व्यापारी को मिलता है, ठीक है ना। आज होटल इंडस्ट्री को भी उसका फायदा मिलता है, हर सेक्टर को उसका फायदा मिलता है। तो जो पैसा अगर आएगा तो मार्केट में निश्चित रूप से उसका हर एक व्यापारी को, छोटे से छोटे व्यापारी को फायदा मिलता है। आज अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैं अपने जूते पॉलिश से लेकर कपड़े की प्रेस से लेकर खाने पीने की सुविधाओं पर, आने जाने की सुविधाओं पर, सभी पे वो पैसा खर्च करता हूं, तो हर एक सेक्टर को फायदा मिलता है। तो 10 लाख करोड़ के पैसे को हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं दिया गया, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, डेफिनेटली उसका फायदा जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है। जी, चलिए, मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से दुनिया में इकोनॉमी को लेकर के एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है, कि अनिश्चितता का एक आभास हो रहा है, एक भाव है, उसमें लगता है आपको कि एक स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए फाइनेंस की, उससे देखते हुए इस बजट को बनाया गया है? लोगों का ये मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ठीक है, स्लो हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसका इम्पैक्ट इस वजह से रहेगा क्योंकि अगर इकोनॉमी अगर हमारी डाउन भी नहीं जाती है, स्टेबल रहती है, तो भी माना जाता है कि बेहतरीन पोजीशन में हम हैं। तो वहां इसमें काम होता दिखाई दे रहा है। योगेंद्र जी, आम आदमी को जो चाहिए वो इस बजट में नहीं आया। जब भी केंद्रीय बजट आता है या राज्य का बजट आता है, हिंदुस्तान का, राजस्थान का समझदार तबका सुबह नहा धो के तैयार हो जाता है और अपने देवी देवताओं को मनाता है कि बहुत अच्छा बजट आएगा। और जब बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, तो उसके बाद वो अपने आप को इस हिंदुस्तान के जो बजट कल पेश हुआ, इसमें मक्खर जाल के अंदर वो ढूंढता रह गया कि हमारे लिए क्या आया। हिंदुस्तान के आम आदमी की आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, उसके ऊपर हिंदुस्तान में क्या मिला? मेट्रो, रेल। और राजस्थान, क्या 5 मंत्री जी हैं, 14 सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से हैं, सोतेला व्यवहार क्यों?
मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, केंद्र की वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान ने आपको, हिंदुस्तान ने झोले भर भर के दिए आपको वोट, फिर ये सोतेला व्यवहार क्यों? ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसा क्यों? राजस्थान के सोतेला व्यवहार क्यों? राजस्थान का बहुत कुछ इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड है। राजस्थान में कितना टूरिस्ट आता है यहां पे? जयपुर हो, उदयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, मानिए तो कोटा से आते हैं। क्या दिया आपने? क्यों नहीं बड़ी सड़कें जोड़ी गई? क्यों नहीं मेट्रो का एक्स्ट्रा पैसा दिया? शिक्षा में क्यों नहीं एक्स्ट्रा पैसा दिया? ये चीज बताइए मुझे राजकुमार जी कि एडिशनल किसी स्टेट को दिया है कि जिसमें उल्लेख किया हो कि इस राज्य को, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके, कि इस राज्य को हम विशेष बेनिफिट दे रहे हैं, या जिन राज्यों में चुनाव हो वहां पे कुछ बिल्कुल एकदम से खोल दिया हो खजाना कि उन राज्यों को तो देना ही था, ऐसा कहीं कुछ इसमें दिखाई दे रहा है? दूसरा, आपने कहा कि झोले भर भर के वोट दिए, आपने तो वोट कम कर दिए। अगर वोट को आधार बनाया जाएगा तो आपने तो सीटें ले ली अब की बार, तो उसका असर है कोई ये? लेकिन ऐसा कोई राज्य आपको दिखाई दे रहा है जिसका पर्टिकुलर नाम लेकर के बजट में कहा गया हो, राजस्थान के साथ सोतेला व्यवहार कर दिया, उनको बिल्कुल एकदम द्वार खोल करके पैसे दे दिए हो, ऐसा कोई है इसमें उदाहरण? योगेंद्र जी, राजस्थान के साथ साथ उन तमाम लोगों के साथ सोतेला व्यवहार हुआ है जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा पर डिपेंड है। ये बात 2047 की करते हैं, 2026 में क्या खाएं? आपको सुबह की चाय नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा, लंच नहीं मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा, रात का दूध नहीं मिलेगा। एक साल बाद आपको बढ़िया डिनर कराएंगे और उस डिनर में आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, खाने को कुछ बचेगा नहीं बचेगा, ये राम जी जाने। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आप देश को 2047 में लेके जाइए, मुकाबला करिए, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का हम क्या करें? हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएं? आपने कह दिया विदेश जाओ, सस्ता कर दिया, विदेश पैसा भेजो, सस्ता कर दिया। अरे भैया, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो जयपुर में रह रहा है बच्चा, वो क्या करे? जयपुर का बच्चा योगेंद्र जी गुड़गांव जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, और गुड़गांव बेंगलोर का बच्चा विदेश जा रहा है। ये एआई का जमाना है। एआई को पूरे दुनिया के अंदर अगर मजबूत किया है तो हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं ने किया है। और राजस्थान में, हिंदुस्तान में हमारे छात्र छात्रा टकटकाई देख रहे। तो मैं तो केंद्र की सरकार से निवेदन करूंगा, बजट लाइए, अच्छा बजट है, और अभी तो चर्चा हो रही है, सुधार करने का मौका है। हिंदुस्तान हम सबका है, आप सबका है, राजस्थान सबका है। गहलोत साहब ने जो बयान दिया ऐसे ही नहीं दिया है कि राजस्थान के साथ सोतेला व्यवहार। ये बाड़मेर की रिफाइनरी अगर आप और अच्छा बजट दे दे तो बेहतर हो जाए, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ईआरसीबी को अगर राष्ट्रीय परियोजना आप घोषित कर दे तो राजस्थान को लाभ मिलेगा, उस खेत को पानी मिलेगा, वो किसान जिसका कंठ सूखा पड़ा है, आपने गोल मटोल किया उस योजना को, पानी मिलेगा, राजस्थान को लाभ मिलेगा। जवाब बड़ी सोचिए, बड़ा सोचिए, राजस्थान के हित में सोचिए। जवाब दिलवाता हूं मैं एक बार। नवनीत राजपुरोहित जी ने अपने धैर्यपूर्वक सुना आपको, वो आप भी जरा सुनिए उनको। नवनीत जी, जी प्लीज कंटिन्यू करिए आप। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूं इस देश की 150 करोड़ जनता को कि इस देश के सामने हमारे देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। जिस प्रकार से पूर्व बजट हुआ करते थे 1980-90 के दशक में, जब उन बजट्स पे सिर्फ साल भर और 6 महीने का रोड मैप होता था, या चुनावी साल में अशोक गहलोत की तरह के जो बजट पेश होते थे, 3 से 4 साल सरकारें सोती थी और 5वें साल में उनका पिटारा खुलता था, जिस पिटारे के अंदर कुछ नहीं होता था, लेकिन ऐसा वे प्रतीत कराते थे कि सब कुछ हो जाएगा, जबकि वास्तविक तौर पे धरातल पर उनके पास समय मात्र कुछ महीने का होता था। आने वाली सरकारों के लिए बोझ छोड़ के जाते थे वो। उस प्रकार के जो बजट होते थे उससे काफी विभिन्न बजट है, विजनरी बजट है, 2047 के विकसित भारत का बजट है, जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा। राजकुमार जी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि राजस्थान के बच्चे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बच्चे बाहर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है राजकुमार जी, आपकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्रों को यहाँ से राजस्थान से पलायन करके बाहर जाने पे, क्योंकि जो 1919 बड़े पेपर लीक हुए थे जो 60 लाख विद्यार्थियों के साथ और उनके परिवारों को शामिल करूं तो 2.5 से 3 करोड़ की जनता के साथ जो आपकी सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने जो छलावा किया, जो विश्वासघात किया, जो उनके भविष्य को कुचला आपने, उसके बाद तो यह बात स्वाभाविक है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो राजस्थान छोड़ के बाहर जाएं। लेकिन हमारी सरकार, भजनलाल सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनको सारे संसाधन यही मिले। अब आऊं मैं केंद्र बजट के ऊपर, तो क्यों कहता हूं मैं ये समावेशी बजट है। नए कर्तव्य भवन में प्रिपेयर्ड हुआ ये पहला बजट है, और हर नाम के पीछे की एक कहानी होती है, उसी प्रकार से इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। हमने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस बजट को तैयार किया है। और कर्तव्य कौन सा?
सबसे प्रमुख कर्तव्य है, जिस प्रकार से आप विश्व की अर्थव्यवस्था को अभी देख रहे हैं और वैश्विक जिस प्रकार से केओस क्रिएट किया गया अमेरिका या दूसरे कंट्रीज द्वारा, उस केओटिक सिचुएशन में जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज भी भारत में कंसिस्टेंट कोरोना के बाद में 7% जीडीपी ग्रोथ रेट का जो रोड मैप आज भी चल रहा है, ये इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। हम दुनिया पे चौथे पायदान पे इसी तरह नहीं है और तीसरे पायदान पे आने वाले हैं और 2047 में सेकंड पायदान पे हम पहुंचेंगे। तो वो ग्रोथ का जो सेक्टर है, वो जो ग्रोथ का विजन है, वो इस बजट में पूर्णतया से दिख रहा है। और कौन से सेक्टर को आप मानते नहीं मिला है? अगर आप वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग के लिए इसमें सफिशिएंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का प्रावधान दिया गया। युवा वर्ग के लिए इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में यंग हेल्थ प्रोफेशनल्स को 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स का प्रावधान दिया गया। अगर आप किसानों की बात करें तो टेक्नोलॉजी और एआई के माध्यम से उनका जीवन सुदृढ़ करने के इसमें प्रावधान है। आप महिला की बात करें तो शी मार्ट इनिशिएटिव के साथ जो लखपति दीदी योजना हमारी ऑलरेडी चलती थी, उससे एक पायदान आगे बढ़ के नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए शी मार्ट्स का प्रावधान दिया है। अगर आप क्षेत्र की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र, जिसको कांग्रेस ने 7 दशकों तक इग्नोर करके रखा, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय विकास का रोड मैप वहां तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है और इस बजट में भी उसका पूर्ण प्रावधान है। सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी, जिसकी स्थापना और अब वो सेटअप होगा उड़ीसा में, उसका प्रावधान है। उसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट का प्रावधान है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। उसके बाद आप सदर्न स्टेट्स की बात करें तो कोकोनट वाले फार्मर्स हैं जो कोकोनट की खेती करते हैं, उनके लिए इसमें स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। सदर्न स्टेट्स की बात करें तो इसमें रेल कॉरिडोर्स के माध्यम से प्रावधान दिया गया है। तो मुझे लगता है समावेशी बजट है, वेल इंक्लूसिव बजट है, हर क्षेत्र को कवर करने वाला है, हर वर्ग को कवर करने वाला है और भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंचाने के लिए संकल्पित यह नरेंद्र मोदी सरकार का विजनरी बजट है। 2047 के विकसित भारत को यह पूर्णतया से पूरी करेगा, यह मेरा अनुमान है। मैं एक चीज जानना चाहूं नवनीत जी आपसे। जी, सारे समाचार पत्रों में निर्मला जी ने करीब 80 मिनट का अपना बजट स्पीच दिया। सारे स्पोक्स पर्सन दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में सब जगह पे डिबेट्स में थे। बीजेपी ने सभी जिलों में मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को और पदाधिकारियों को प्रेस ब्रीफिंग के लिए उतारा। और तो वजह क्या रही इससे? ये तो सारी चीजें आज जो बोले अलग हट के कुछ नहीं बोले। या तो राजस्थान के लिए कुछ अलग से रोड मैप इसमें हो कि हाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मंत्रियों ने बात रखी। ये सवाल पूछा भी गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, केवल बजट का जो रूपरेखा थी वो पढ़ा उन्होंने। बाकी लोगों से पूछा भी गया कि राजस्थान के लिए क्या है फिर इसमें, वो पूरे देश की बात करते रहे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या था कि पूरे राजस्थान में सबको उतारा गया? देखिए, केंद्र बजट इस देश का एक सबसे प्रमुख बजट है और केंद्र के पास एक राज्य नहीं, कई सारे राज्य हैं, कई सारी यूनियन टेरिटरीज है। तो बहुत मुख्य डॉक्यूमेंट है, बहुत मुख्य क्षण है, बहुत मुख्य पल है। और इस बजट को वही बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें तो आज के समाचार पत्रों में हमने पढ़ ली। देखिए, प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आप मुझे बताइए, आप खुद एक मीडिया चैनल से हैं, क्या आप नहीं चाहते थे कि राज्य का मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुख्यमंत्री है वो इसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग करे और केंद्र बजट के बारे में, केंद्र बजट के बारे में प्रेस ब्रीफिंग? अलग क्या होना है? अलग क्या था? देखिए, कोई भी चीज अलग क्या होगी? हर चीज पब्लिक डोमेन में, फिर तो सारी चीजों का औचित्य समाज हो जाता है। मुख्यमंत्री, लेकिन दूसरा हमारा पर्पस बड़ा स्पष्ट है योगेंद्र जी, कि किसी भी प्रकार से, जिस तरीके से कल हमने देखा था कि कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी, कोई भी ऐतिहासिक, कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी रिवॉल्यूशनरी चीज इस देश की जनता के लिए करती है, इस देश की जनता के भविष्य के लिए करती है, तो कांग्रेस जो पिछले 6 से 7 दशकों से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जैसे अनेकों आंदोलन, अनेकों नाम, अनेकों चीजों पे चुनाव लड़ती आई है और आज तक इस देश से, कांग्रेस से किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं हटी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। सवाल हो रहा है, तो जनता को अवेयर कराने के लिए छोटा सा सवाल है। आपने 3 कर्तव्य लिए, मैं बीच वाला कर्तव्य समझना चाहता हूं आप ही के माध्यम से, क्योंकि निर्मला जी तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, कैसी क्षमताएं बढ़ाओगे? हमने हमेशा कहा आत्मनिर्भरता, और यह बजट भी इसी के ऊपर था।
युवा उद्यमता को हम प्राथमिकता देंगे, आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देंगे। और आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत पे किस तरह हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आप 2014 से, मेरी 1 सेकंड बात पूरी करूंगा, आप 2014 से मैं आपको बता रहा हूं किस तरह कर्तव्य की बात कर रहा हूं सर। आप किस तरह कैसे बढ़ा रहे हैं वो बताइए आप। मैं यही बता रहा हूं आपको, क्षमता ही बढ़ा। अगर आज देश में आत्मनिर्भरता हो रही है, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग इस देश में होगी, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा। क्या आपने नोट नहीं किया कि 15,000 स्कूल्स में इंडिया में क्रिएटिव लैब स्थापित होंगी? क्या आपने ये नोट नहीं किया कि मुंबई में इस देश की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स सेटअप होगी? ये सारी चीजें क्या है? ये उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना है। और हमने हमेशा इस पे बात की है। स्किल इंडिया मिशन क्या है? स्किल को बढ़ावा देना है। हमने हमेशा कहा कि इस देश का युवा अब नौकरी, अब जॉब गिवर, अब जॉब सीकर नहीं बनेगा, अब जॉब गिवर बनेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश का युवा जो है वो जॉब गिवर आपके पास में आना चाहूंगा। अभी बहुत बड़ी बात कही है कि हम नहीं चाहते कि लोग रोजगार के लिए कतार में आए। आने वाले दिनों में हो सकता है एग्जाम भी नहीं हो, क्योंकि रोजगार देने वाला युवा खुद बन जाएगा तो उसको जरूरत नहीं फॉर्म भरने की। देखिए, ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, पर वास्तविकता में इनसे अब हम बहुत दूर हैं। सरकारों का तो मैं ये मानता हूं कि कागजी काम होता है, नीचे क्रियान्विति होती नहीं है। आज आप सड़क पर जाते हुए किसी भी आम व्यक्ति से पूछें कि इस बजट से या आगे आए जो पिछले बजट थे उसे क्या मिला। आज जिसका बच्चा 10वीं या 12वीं में पढ़ रहा है, अगले 2-3 साल में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा, तो वो कहां जाएगा, क्या जाएगा? जैसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए। मैं एक मिडिल क्लास अभिभावक की तरह बोलना चाहता हूं कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरे बच्चे की शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्चा होगा। मैं जयपुर में इंस्टीट्यूशन बता सकता हूं जो 1-1, सवा करोड़ रुपए में एक सीट पर एडमिशन देते हैं। मैं कहां से लाऊंगा? क्या बेचूं? मकान बेच दूं, सड़क पे आ जाऊं, गाड़ी बेच दूं, क्या बेच दूं? कहां है सरकार? मैं आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना चाहता हूं, क्या प्रावधान है सरकार? मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार डिफेंस, ट्रेड डील्स, बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, लेकिन आम आदमी के साथ खड़े होकर उसका सुख दुख सुनने के लिए ये कोई नहीं आने को तैयार है। कोई भी राजनीतिक दल, मैं आपको आज बताता हूं साहब, ये दर्द से परे हैं। इनको शायद दर्द होता नहीं है या दर्द की अनुभूति होती नहीं है। जो रोज कमा के रोज खा रहा है उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और बजट में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए था। हमें उस पर नगण्यता है, पूर्ण रूप में नगण्यता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। आज आपने एमएसपी कोई लीगल प्रोविजन नहीं दिया, जिसके ऊपर बार बार आए दिन आंदोलन होते हैं, यानी आप चाहते हैं आंदोलन होते रहें। दूसरी चीज मैं बोलता हूं, आज आपने कोई लोन वेवर किसान को दिया हो, नया कोई लोन वेवर नहीं है। उसके बाद आज किस फसल के लिए लागत बढ़ गई है, लेकिन जो पैसा मिलता है प्रधानमंत्री किसान योजना में वो उतना का उतना ही है। यानी वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कहने के लिए दिया जा रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो मैं तो अभी भी मानता हूं इसमें सुधार की गुंजाइश है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, नीचे उतरना चाहिए। जैसे मेरा पहला स्टेटमेंट था, ओपनिंग स्टेटमेंट, कि बजट का प्लेन रनवे को टच करके वापस उड़ गया है, आम आदमी की पहुंच से दूर है। चलिए, मैं गोयल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये बात तो ठीक है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देखिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब सरकारी नौकरियां, कोई सरकार हो, अगर आज नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी होगा तो वो अवसर अब नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियां, आपको मालूम होगा, आप पढ़ते होंगे। वर्ल्ड बैंक का भी एक राइडर है दुनिया के सामने, उनके नेशंस के सामने, कि आप इतने रोजगार आपको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं आ ही नहीं पाएगा। तो तनख्वाह में और आप पेंशन में उड़ा देंगे इस पैसे को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से होगा आपका? तो ये कुछ राइडर सरकारों के सामने, जिसमें चुनावी भाषण कोई कुछ भी दे ले, लेकिन सच्चाई ये, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो सरकारें अब अवसर होने लग गए। 25,000 लोगों को रोजगार के लिए तो अब राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह आयोजित करने लगे, एक साथ सर्टिफिकेट देंगे आज उनको। बिल्कुल, पहले देखा क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता था। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि हाँ, कहीं फोकस करंट, जैसे अभी चिंता जाहिर कर रहे हैं विनीत सर की कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए थी ताकि तुरंत रिलैक्स मिल सके? देखिए, मैं यहाँ पे एक एज ए व्यापारी बात कर रहा हूँ, और जब भी व्यापारी बात करता है तो निवेश की बात जरूर करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं व्यापारी के हैसियत से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है कि निश्चित रूप से कहते हैं कि एक पेड़ होता है जिसको कि अगर दादा अगर उगाए तो उसके फल जो है पोते खाते हैं, पर अगर किसी दादा ने लगाएगा ही नहीं तो वो पोते कभी खा ही नहीं पाएंगे।
तो मुझे लगता है जो वर्तमान में जो सरकार में पिछले 4-5 सालों से लगातार हम जो बजट को देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें, और आप देखें व्यापारी जगत ने सभी ने स्वागत किया। मैं एक दो विषय ऐसा नहीं कह रहा हूं, छूटते हैं। मुझे एक बजट बताओ जिसका व्यापारियों ने स्वागत नहीं किया अभी तक, आजादी के आज तक का। देखिए, सर, मैं 20 साल के अखबारों के कटिंग्स देखिए मैंने कल, हर बजट का स्वागत किया दिल खोल करके आपके फोर्टी ने, फिक्की ने, सीआईआई ने। देखिए, मैं फोर्टी, फिक्की और सीआईआई मैं प्रॉपरली किसी एक व्यक्तिगत संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, व्यापारी संगठनों की। मैं जितेंद्र जी, आप जाएंगे मेरी टेबल के पास, 20 साल के ऐसा दिखा सकता हूं आपको। व्यापारियों ने कई बार काले झंडे भी दिखाए, पुतले भी फूके हैं वित्त मंत्रियों के, जब आवश्यकता पड़ी है व्यापारी सड़कों पे भी आया और बजट के बाद भी आया। बजट की बात ही कर रहा हूं मैं, बजट की बात ही कर रहा हूं मैं। आपको जो है ना अपन यहाँ के बाद में मैं आपको निश्चित रूप से उसके कागज भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि व्यापारी विरोध, कई विषय हैं हमारे जो रह गए, कई विषय हो सकते हैं जो हमने व्यापारियों ने जो मांगे रखी थी वो रह गए। पर मैं जो कह रहा हूं, जो सोच है, देख क्या होता है व्यापारी पर, मैंने पहले कहा ना, व्यापारी निवेश करने वाला व्यक्ति है। व्यापारी निवेश देखता है कि आखिर निवेश जो किया जा रहा है वो सही जगह किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। वो मुझे कहीं ना कहीं सरकार की जो अपेक्षा, मुझे लगता है कि वो सही जगह की। बहुत सारी मांग है, हम लेटर लिखते हैं सरकारों को, मांग करते हैं उनसे, वो मांग कई बार पूरी हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है, लेकिन जो नियति है वो दिखाई दे रही है। आज सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, मुझे नहीं पता हम यहां जितने लोग बैठे वो क्या समझ पा रहे हैं। एक ऐसी इकाई है, समय की जरूरत है, इकाई है जो कहीं ना कहीं आने वाले बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आज हम सोलर पैनल की बात करते हैं, कितने सोलर पैनल हिंदुस्तान में बन रहे हैं। आज मैक्सिमम जो कंपनियां वो क्या कर रही है, उनको असेंबल करके हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया के नाम से बेच रही है, लेकिन नहीं, उनका सेल बनना जरूरी है। इसके लिए सरकार को वहां डायरेक्शन पे ध्यान देना होगा। अगर मेरे बच्चे को, मुझे एमबीए कराना है, मुझे डॉक्टरी करानी है, तो मैं घर में कहीं ना कहीं छोटी मीठी चीजों पे कोशिश करता हूं कि बेटा आज पार्टी में नहीं जाएंगे, पिक्चर कम देखेंगे, करते नहीं करते। आप में जब घर का बजट तैयार करते, एक बात जानना चाह रहा हूं, हमारे साथ आपके कल व्यापारी दिल्ली से जुड़े थे। एक साथ सोलर सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि मोटा पैसा लगता है और सरकारें उसको बखान करने के लिए होता है, लेकिन अगले 10 साल बाद इस बिजली को लेके कहां जाओगे? इतने सोलर इंपैक्ट वो लग जाएंगे, दुनिया भर में लगा रहे हो आप, पूरे इंडिया में ये बिजली जाएगी कहां? इतना आपका कंजम्पशन ही नहीं होगा। आपको लग रहा है कि 10 साल में आज कितने घर, मैं आपसे पूछता हूं, आज हम यहां बैठे हुए हैं, कितने % लोगों ने अपनी छत पर सोलर लगवा लिया होगा? लगा रखे, मैंने कहा ना कितने %, मैंने आम जनता की बात कर रहा हूं, 1 या 2%, 3% घरों में छत पे लगा होगा। सर आज मान लीजिए मैं कहता हूं कि घर के अंदर सबके घरों पे हमारे पास रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होगा, क्या कंपनियां बंद हो गई क्या? सर ये कहने वाली बात है, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ठीक है ना। रही बात बिजली की, जब घरों की बिजली पूरी हो जाएगी तो आप उद्योग को दोगे, उद्योग को पूरी हो जाएगी तो अपन बाहर बेचेंगे। आप इस चीज को लेके कि वो 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका क्या होगा, आज से काम बंद कर दे। जब मैं नेगेटिव सोचने लगूंगा तो मैं हर चीज नेगेटिव सोचने लगूंगा। बहुत सारी चीजें फिर, चाहे मैं सोलर इंडस्ट्री से बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं, मैं काफी करीब से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस कारण उस पर बिल्कुल प्राथमिकता से कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है इन विषयों पर। मैं यहां प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल, मैं कहता हूं बहुत सारी कमियां होंगी बजट में, और कमी बनाने के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात उन्होंने बताई है कमियों की, तो कुछ पॉजिटिव बात भी तो होनी चाहिए ना। आज व्यापारी पॉजिटिव बात कर रहा है। आपने देखा, आपने कहा कि कोई बजट ऐसा देखा आपने कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा अलोकेट किया, उसका 1.5 लाख करोड़ खर्च ही नहीं हुआ? मालूम है आपको ये किस बजट में? इसी बजट में। ये तो निर्मला जी ने आंकड़े दिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ओवरऑल जो बजट था उसमें भी कम पैसा खर्च हुआ, बहुत सारी चीजें मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल कमी है। 30 सेकंड में राजकुमार जी आपसे, और 30 सेकंड में मैं नवनीत जी से करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। 30 सेकंड प्लीज, आप अपनी लास्ट बात कह दीजिए। एक कोई इसमें जो पॉजिटिव बात हो आप भी बता दीजिए। पॉजिटिव हो तो बोले ना। देखिए बजट देश का होता है, सरकार में ही नहीं है, बजट देश का होता है, आम जनता के लिए होता है। सरकार, सुनिए, सरकार में बैठे नुमाइंदे उस बजट को घर लेके नहीं जाते हो, जनता के लिए आता है बजट। कहने की बातें अलग होती हैं, लेकिन बजट पूरे देश का होता है, देश को समर्पित किया जाता है। उसमें एजेंडा पर्सनल हो सकता है, लेकिन वो एजेंडा भी होगा तो जनता का ही। योगेंद्र जी, अच्छा होता गृहिणी की रसोई मजबूत होती, किसान का खेत मजबूत होता, रिक्शे वाले का रिक्शा मजबूत होता, झोपड़ी मजबूत होती गरीब की, और शिक्षा चिकित्सा सब मजबूत होता। और निर्मला सीतारमण जी अगर 80 मिनट की अगर भाषण में 8 मिनट भी जमीन पर उतर जाती ना, तो हिंदुस्तान का, राजस्थान का भला हो जाता। और मैं कह रहा हूं ये मोदी के लालों को सबको कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट लाल पे खुला था, लाल पे बंद हो गया। जय मार रहा है राजस्थान, मुझे ऐसे बता दीजिए लाल सर, राजस्थान के लिए पर्टिकुलर एक चीज मुझे बता दीजिए कि जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। हुआ क्या ये बताइए ना। नहीं, वो तो पूरे देश राजस्थान को भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से राजस्थान के लोगों ने जो उम्मीद राजस्थान की सरकार से की थी और केंद्र से की थी, धोखा ही धोखा मिल रहा है, सोतेला व्यवहार हो रहा, बार बार कह रहा हूं। और बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूं, आप क्रिटिसाइज करिएगा,
बहुत दिए वोट आप लोगों ने उनको। सर ये चीज तो बता दीजिए कि हाँ ये होना चाहिए था, पर्टिकुलर ये सेगमेंट राजस्थान के लिए होना चाहिए। मुझे तो देखिए, माइनिंग पॉलिसी आ रही तो राजस्थान को मिलेगा उसमें बेनिफिट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। सोलर आ रही है तो उसमें मिलेगा, सी मार्ट आएंगे तो राजस्थान की महिलाओं को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जो चीज होती है कॉमन होती है तो सभी राज्यों की होंगी, तो ऐसे कोई चीज है कि हाँ मेट्रो के विस्तार के लिए क्या मिला, रेलों के लिए क्या मिला, रिफाइनरी के लिए क्या मिला, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गया, शिक्षा के लिए एक्स्ट्रा बजट मिला गया। देखिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना के लिए तो पहले भी नहीं कहा बीजेपी। इसके लिए क्या हुआ? गरीबी को दूर कौन करेगा? गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना के लिए पहले भी नहीं पार्टी के लोग हैं हम तो। चलिए बिल्कुल सिंपल पार्टी के लोग हैं, सिंपल बात कर रहे हैं हम तो। चलिए सिंपल बात, रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। 30 सेकंड की सिंपल बात नवनीत जी की सुन लीजिए। चलिए नवनीत जी मैं वाइंड अप करूंगा, बस आप तो एक बात बता दीजिए। कांग्रेस की पचाने और खाने की क्षमता तो आज से नहीं 70-80 सालों से बहुत दूरस्थ है। लोगों के घरों से पानी जो पीने का पानी था वो ये घोटाला में खा गए, सारा जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला कर दिया। जो युवाओं की नौकरी थी, गरीबों का जो आसारा होना था वो ये लोग खा गए। और उसके बाद टीवी चैनल्स पे इतनी तेज तेज ये भाषण दे कैसे देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि झूठा इनका आत्मविश्वास आता कहां से। मैं मेरी बात सिर्फ इस चीज को कह के कंक्लूड करूंगा, परफेक्ट बजट है। फिस्कल कंसोलिडेशन के साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स दोनों को साधा गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोविड का एक निर्मला सीतारमण जी का भाषण है वो जो बहुत वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड में फिस्कल कंसोलिडेशन की हालत खराब हो गई थी, फिस्कल डेफिसिट की, उसको 4.5% से नीचे लाने का जो नरेंद्र मोदी जी का वादा था वो इस बजट में पूरा होता दिखा है और 4.4% पे फिस्कल डेफिसिट आ गया है और अगले बजट में रोकना चाहूंगा। तो खैर चले, बजट पे बहुत चर्चाएं सुनी हैं और प्रदेश भर में ही नहीं देश भर में अगर 3 मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो सबको इस बजट के लिए उतारा गया है, वो ताकि बता सकें, ब्रीफिंग कर सकें। खैर चलिए, सरकारों का अपना पार्टियों का एजेंडा होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और दीजिए इजाजत। नमस्कार।